हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर टेट एग्जाम 2026 के लिए टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत तक आपको बने रहना है। और यहाँ है हमारी क्लास थर्ड और आपकी 2 क्लास पहले ही यहाँ पर हो चुकी है। तो फिर बने रहिए अंत तक और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहले स्टार्ट होता है हमारा हिंदी का पोर्शन जिसमें कि आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आज का हमारा पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए झुके कुलसो जल प्रसन हित मनहु सुहाए। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का सही युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, यमक और श्लेष, अनुप्रास और रूपक, उपमा और अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। काव्य शास्त्र में जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और जो हमारी प्रथम पंक्ति है जिसमें तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, है ना, इसमें ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है ना, जो कि अनुप्रास अलंकार का एक भेद है ना। और दूसरी पंक्ति हमारी क्या है? झुके कुलसो जल प्रसन हित मनहु सुहाए। इसमें क्या है? दूसरी पंक्ति हमारी, इसमें क्या है? इसमें मनहु वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए और मनु मानहु जनु जानहु मनहु जैसे शब्दों का प्रयोग हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। और यहाँ जो युग्म है हमारा व्याकरण और काव्यशास्त्र की दृष्टि से पूर्णतः सही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिशील और प्रयोगवादी चेतना को स्वर देने वाले प्रसिद्ध काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है ना। आधुनिक हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का अत्यंत प्रसिद्ध और प्रभावशाली काव्य संग्रह यहाँ है ना, चांद का मुंह टेढ़ा। और जो मुक्तिबोध है वहाँ प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। उनकी कविताओं में फैंटेसी या फिर कल्पना, गहरी सामाजिक चेतना और अंतर्द्वंद का गहरा पूर्ण देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी व्याकरण में वाच्य परिवर्तन के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का सटीक और शास्त्रीय उदाहरण है? पहला ऑप्शन है हमारा, राम के द्वारा रामचरितमानस पढ़ी जाती है, पक्षियों द्वारा अनंत आकाश में उड़ा जाता है, सीता से अब इतनी दूर चला नहीं जाता। विकल्प बी और सी दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। विकल्प बी और सी दोनों हमारे यहाँ पर राइट होंगे, है ना। वाच्य के कितने भेद होते हैं यहाँ आपको पता होना चाहिए कि वाच्य के या फिर वॉइस के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं ना। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और भाववाच्य वहाँ वाच्य जिसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की, अपितु क्रिया के भाव की ही प्रधानता होती है। भाववाच्य सदैव अकर्मक क्रियाओं से बनता है और इसमें प्रायः असमर्थता दर्शाने के लिए नकारात्मक वाक्यों का अधिक प्रयोग होता है, जैसे सीता से अब चला नहीं जाता। इसके अतिरिक्त पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है में भी अकर्मक क्रिया का प्रयोग भाव की प्रधानता के साथ हुआ है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संज्ञा के भेदों के सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर काला सागर और कुंज शब्दों में क्रमशः कौन सी संज्ञाएं निहित है? जातिवाचक और भाववाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक या फिर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। काला सागर या फिर ब्लैक सी हम इसे बोल सकते हैं। जो काला सागर है यह एक विशिष्ट समुद्र का नाम है। जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर प्रॉपर नाउन कहते हैं। वही कुंज का अर्थ है लताओं या झाड़ियों का समूह। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जैसे सेना, भीड़, कक्षा, कुंज, उसे समूहवाचक संज्ञा या फिर कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अतः जो विकल्प बी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, है ना। काला सागर और कुंज में, जैसे काला सागर में व्यक्तिवाचक संज्ञा और कुंज में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा,
हिंदी वर्तनी शुद्धि के नियमों के अंतर्गत अतिशयोक्ति अर्थात बड़ा चढ़ाकर कही गई बात शब्द का पूर्णतः शुद्ध रूप कौन सा है। यहाँ पर अतिशयोक्ति का शुद्ध रूप आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपको वर्तनी की दृष्टि से जो अतिशयोक्ति का शुद्ध रूप है वहाँ कौन सा है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जो अतिशयोक्ति उसमें आधा सा ना होकर पूरा सा आता है ना, अतिशयोक्ति इसे लिखते हैं वर्तनी की दृष्टि से सही तरीके से, है ना। अतिशयोक्ति शब्द का निर्माण अतिशय अर्थात बहुत अधिक और उक्ति यानी कथन के योग से हुआ है। यहाँ आ प्लस ओ मिलकर ओ बन रहे हैं जो गुण स्वर संधि का नियम है। प्रायः लोग अज्ञानतावश क्या करते हैं, सा को आधा लिखकर अतिशयोक्ति लिखने की त्रुटि करते हैं जो पूर्णतः अशुद्ध है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वाक्य संरचना और क्रिया के भेदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का सटीक प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। वहां उठकर नहाने के लिए चला गया, राम ने अपने मित्र श्याम से पत्र लिखवाया, वहां थकावट के कारण धीरे धीरे चल रहा था तथा छोटा बच्चा रोते रोते गहरी नींद में सो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। यहाँ पर पूछा किया गया है आपसे, वाक्य संरचना और क्रिया के भेदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का सटीक प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। यानी पूर्व में जो क्रिया हुई है उसका जो सटीक प्रयोग कहाँ पर हुआ है यहाँ आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ उठकर नहाने के लिए चला गया, है ना। वहाँ सो रहा था और फिर वहाँ उठा और फिर नहाने के लिए चला गया, है ना। जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण रूप से समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली समाप्त हुई क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, है ना। इसकी जो पहचान होती है वह प्रायः धातु के अंतों में कर या करके जुड़ा होने से होती है। वाक्य हमारा उठकर, वहाँ उठकर में उठकर पूर्वकालिक क्रिया है, अतः विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के अंतर्गत जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो वाक्यांश के लिए सबसे सटीक शब्द क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो क्या होगा, प्रत्युत्पन्नमति, कुशाग्र बुद्धि, दूरदर्शी या फिर अगणनीय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। प्रत्युत्पन्नमति, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि तत्काल प्रति प्लस उत्पन्न किसी समस्या का समाधान तर्क या उत्तर सोच ले, है ना। या फिर हम हाजिर जवाब भी इसे बोल सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अहंकार शब्द की व्युत्पत्ति में किस उपसर्ग मूल शब्द का प्रयोग हुआ है तथा इसमें कौन सी संधि का नियम लागू हुआ है। अहंकार में आपको क्या बताना है, इसमें उपसर्ग मूल शब्द का प्रयोग तथा इसमें कौन सी संधि का नियम लागू हुआ है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो राइट आंसर को आपको चूज करना है। पहला क्या है हमारा, अहम प्लस कार व्यंजन संधि, अह प्लस कार विसर्ग संधि, अहन प्लस कार व्यंजन संधि, अहम प्लस आकार दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। जो अहंकार है वहाँ जो अहंकार शब्द है उसमें क्या है, अहम उपसर्ग या फिर अव्यय रूपी मूल शब्द है, और कार क्या है, यहाँ मतलब ये अहम प्लस कार के योग से बना हुआ शब्द है। और व्यंजन संधि के एक महत्वपूर्ण नियमानुसार यदि माँ के बाद का वर्ग से लेकर पा वर्ग यानी स्पर्श व्यंजन तक का कोई भी व्यंजन आता है तो माँ उसी वर्ग के पंचमा अक्षर या फिर अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है ना। अतः अहम प्लस कार बराबर अहंकार सिद्ध होता है। यहाँ पर जो माँ है वह किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सबसे यथार्थ अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को भी संभव कर देना, अत्यंत अनुभवी, चतुर और पारखी दृष्टि का होना, अत्यधिक मूर्खतापूर्ण कार्य का प्रदर्शन करना, या फिर भविष्य में होने वाली घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना।
अत्यंत अनुभवी, चतुर और पारखी दृष्टि का होना, है ना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का जो सबसे सटीक अर्थ है वह क्या है? अत्यंत अनुभवी और चतुर पारखी दृष्टि का होना, है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत की किस उत्कृष्ट काव्य कृति पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पल्लव, चिदंबरा, लोकायतन या फिर गुंजन? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चिदंबरा, है ना। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य के प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है ना। जो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी है वहाँ प्रकृति के सुकुमार कवि भी है ना। वर्ष 1968 में उनकी काव्य कृति चिदंबरा के लिए उन्हें हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। यद्यपि पल्लव, लोकायतन और गुंजन भी उन्हीं की श्रेष्ठ रचनाएं हैं, परंतु साहित्यिक सर्वोच्च सम्मान उन्हें चिदंबरा को ही प्राप्त हुआ था, है ना। चलिए इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है हमारा, सैनिक घोड़े से गिर पड़ा और राम का घर विद्यालय से दूर है, वाक्यों में क्रमशः कौन से कारक प्रयुक्त हुए हैं? यहाँ पर कारक आपको बताना है कि इन दोनों पंक्तियों में कौन से कारक यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं ना। करण कारक और संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक, करण कारक और अधिकरण कारक या फिर अपादान कारक और कर्म कारक? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक और संबंध कारक, है ना। सैनिक घोड़े से गिर गया यानी अलग हो गया, इसलिए इसमें अपादान कारक होगा। और राम का घर विद्यालय से दूर है, तो राम का संबंध उसके घर से, इसलिए इसमें संबंध कारक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अपादान कारक क्यों होगा? क्योंकि सैनिक घोड़े से गिर पड़ा, वाक्य में सैनिक का घोड़े से अलगाव या फिर अलग होने का भाव यहाँ पर आ रहा है। और संस्कृत और हिंदी व्याकरण के अनुसार जहाँ अलगाव का भाव हो वहाँ अपादान कारक या फिर पंचमी विभक्ति होती है। और राम का घर दूर है में मैं का चिन्ह संबंध दर्शा रहा है ना। राम और घर के बीच में स्वामित्व का संबंध है ना, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक या फिर षष्ठी विभक्ति होगी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, शशांक और मकरंद शब्दों के क्रमशः सर्वाधिक उपयुक्त और सटीक पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर शशांक और मकरंद शब्दों के क्रमशः उपयुक्त और सटीक पर्यायवाची आपको बताना है। सूर्य और भ्रमर, चंद्रमा और कमल रस, समुद्र और पुष्प, बादल और अमृत? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शशांक यानी चंद्रमा और मकरंद यानी कमल रस या फिर पराग हम इसे बोल सकते हैं। शशांक चंद्रमा का एक अत्यंत प्रसिद्ध पर्यायवाची शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति सस प्लस अंक से हुई है। किससे हुई है? सस प्लस अंक से हुई है, जिसका अर्थ है जिसके अंक या फिर गोद में खरगोश का चिन्ह हो, है ना। मकरंद पुष्पों विशेषकर कमल के भीतर पाए जाने वाला मीठे रस या पराग को कहते हैं। मकरंद किसे कहते हैं? यहाँ पुष्पों में पाया जाता है, विशेषकर कमल के भीतर पाए जाने वाले मीठे रस या पराग को मकरंद कहते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है हमारा, मतेक्य शब्द का व्याकरण सम्मत सही संधि विच्छेद और उसमें प्रयुक्त संधि का नाम पहचानिए। मत प्लस एक की गुण संधि, मत प्लस एक की वृद्धि संधि, मता प्लस एक की दीर्घ संधि या फिर मति प्लस एक की यण संधि? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मत प्लस एक की वृद्धि संधि। यहाँ पर जो हमारा मतेक्य लिखा हुआ है यहाँ व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध यहाँ पर लिखा हुआ है ना। मतेक्य में डबल मात्राएं आती हैं, यानी ऐ की मात्रा यहाँ पर होगी, और जब इसे तोड़ेंगे तो मत प्लस एक में यहाँ टूटेगा और इसमें वृद्धि संधि होगी। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, इक प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले शब्दों में से कौन सा शब्द व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध निर्मित हुआ है? यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे? इक प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले शब्दों में से कौन सा शब्द यहाँ पर व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध या फिर गलत है? तो यहाँ पर आपको दिया गया है समाज प्लस एक सामाजिक, देव प्लस एक दैविक, स्वभाव प्लस एक स्वाभाविक या फिर जीव प्लस एक जीविक? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। यहाँ पर समाज प्लस एक को मिलाने से सामाजिक बनता है, देव प्लस एक को मिलाने से दैविक बनता है, और स्वभाव प्लस एक के मिलने से या फिर इन दोनों का प्लस करने से स्वाभाविक बनता है, जबकि जीव प्लस एक को मिलाकर जैविक बनता है ना। क्या बनता है? जैविक बनता है, ना कि जीविक। क्या बनेगा इन दोनों को मिलाकर? जैविक, है ना।
इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध ऑप्शन आपसे पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वहां उलझन में अपना सिर खुजलाता है, इस वाक्य में क्रिया के प्रभाव के आधार पर कौन सा क्रिया रूप विद्यमान है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया, है ना। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया या फिर ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। वाक्य वहां अपना सिर खुजलाता है, क्या दिया गया वाक्य आपको? वहां अपना सिर खुजलाता है में खुजलाता है क्रिया का सीधा प्रभाव सिर यानी कर्म पर पड़ रहा है। यहाँ कर्ता वहां है और कर्म क्या है हमारा? सिर है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया की उपस्थिति है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हिंदी भाषा के विकास क्रम में प्रयुक्त तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म भाषा विज्ञान की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है? कुत्ता कुकुरा, कपूर कर्पूर, कान कर्ण, दही दुग्ध। तो यहाँ पर कुत्ता का क्या होता है तत्सम रूप? कुकुरा होता है, यह भी हमारा राइट है ना। कुत्ता है उसका तत्सम रूप क्या है? कुकुरा है। और कपूर का कर्पूर है और कान का क्या है? कर्ण है, जबकि दही का दुग्ध नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दही का जो तत्सम रूप होता है वहाँ क्या होता है? दधी होता है ना, जबकि दुग्ध क्या है हमारा? दूध का तत्सम रूप है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, चतुर्भुज शब्द में समास का निर्धारण करें। यदि वाक्य इस प्रकार है, चतुर्भुज की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है, इसमें कौन सा समास है यह आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास, है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यदि केवल चतुर्भुज शब्द हो तो चार भुजाओं का समूह संख्यावाचक विशेषण मानकर द्विगु समास हो सकता है, परंतु वाक्य चतुर्भुज की पूजा करने से क्या होता है? मानसिक शांति मिलती है ना। यहाँ स्पष्टता भगवान विष्णु की ओर संकेत कर रहा है, जब दो पद मिलकर अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर रूढ़ हो जाते हैं या फिर तीसरा ही अर्थ प्रकट करते हैं, वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है ना। चतुर्भुज की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है, इसमें यहाँ पर आपको समास बताना था, तो यहाँ पर समास है हमारा बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी कथा साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान के किस प्रमुख पात्र ने यहाँ मार्मिक कथन कहा है? जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। होरी महतो का, गोबर का, राय साहब का या फिर प्रोफेसर मेहता का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। यहाँ जो मार्मिक कथन है यहाँ होरी महतो का है ना। यहाँ प्रसिद्ध और मर्मस्पर्शी कथन मुंशी प्रेमचंद्र के अमर उपन्यास गोदान के मुख्य पात्र होरी महतो का है ना। यह कथन भारतीय कृषक जीवन की त्रासदी, उनके शोषण और पूंजीपतियों के विरुद्ध उनके शोषित अधिकारों की चेतना को दर्शाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्यों के वर्गीकरण में मैंने संभवतः यहाँ कार्य किया होगा, यहाँ किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य या फिर संकेतवाचक वाक्य? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, संदेहवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर हिंदी वाक्यों के 8 भेद माने गए हैं। कितने? 8 भेद माने गए हैं। जिस वाक्य में कार्य के पूर्ण होने या ना होने के प्रति संदेह या फिर संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर जैसे कि किया होगा या फिर शायद वर्षा हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर क्या पूछा गया था आपसे? अर्थ के आधार पर वाक्यों के वर्गीकरण में मैंने संभवतः यहाँ कार्य किया होगा, यहाँ एक संदेहवाचक वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अविकारी शब्दों या फिर अव्यय के भेदों के संदर्भ में इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक या फिर योजक अव्यय का उदाहरण नहीं है? तथा, अथवा, धीरे धीरे या फिर किंतु? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, धीरे धीरे। यहाँ अव्यय का उदाहरण नहीं है, है ना।
तथा, अथवा और किंतु शब्दों का प्रयोग दो वाक्यों या फिर उपवाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। अतः ये समुच्चय बोधक है ना अव्यय है। क्या है यहाँ? समुच्चय बोधक अव्यय है। इसके विपरीत धीरे धीरे क्रिया के होने के ढंग या फिर रीति की विशेषता को बताता है, इसलिए यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक नहीं। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर अगला जो पोर्शन है आपका संस्कृत का स्टार्ट होता है, जिसमें 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत व्याकरण के मूल आधार महर्षि पाणिनि द्वारा 14 माहेश्वर सूत्रों में से हल प्रत्याहार के अंतर्गत किन वर्णों का समावेश किया गया है? केवल अच वर्ण का, संस्कृत वर्णमाला के सभी व्यंजन वर्ण का, केवल यण या फिर अंतस्थ व्यंजन का, केवल सल या फिर उष्म व्यंजन का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, संस्कृत वर्णमाला के सभी व्यंजन वर्ण का, है ना। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित 14 माहेश्वर सूत्रों में 5वें सूत्र हयवरट के प्रारंभिक हा से लेकर 14वें सूत्र हल के अंतिम इत संज्ञक ला तक के वर्णों को मिलाकर हल प्रत्याहार का निर्माण होता है। संस्कृत व्याकरण में हल का अर्थ है कि अर्थ ही व्यंजन है। क्या है हल का अर्थ? संस्कृत व्याकरण में व्यंजन है। अतः हल प्रत्याहार के अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला के सभी 33 व्यंजन वर्ण समाहित हो जाते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत कारक प्रकरण के अंतर्गत शाह बलिम याचते वसुधाम वाक्य में बलिम पद में द्वितीय विभक्ति किस विशिष्ट पाणिनि सूत्र के आधार पर प्रयुक्त हुई है? कर्मणि द्वितीया, कर्तुरी इप्सितमम कर्मम, अकथितम च या फिर उप अन्वध्यांगवश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अकथितम च, है ना। संस्कृत कारक प्रकरण में पाणिनि सूत्र अकथितम चा एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके अनुसार संस्कृत में 16 द्विकर्मक धातुएं दुह, याच, यच, दंड, रुधि, प्रच्छी, ची, ब्रू, सास, ची, जी, मत, मुस, नी, ह्र, क्रस्त, वस होती है। याच यानी क्या होता है? मांगना धातु के योग में, जिससे मांगा जाता है। यहाँ बलि उसकी अपदान संज्ञा या फिर पंचमी विभक्ति ना होकर आकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा या फिर गौण कर्म हो जाती है, इसलिए बलिम में द्वितीय विभक्ति लगी है। मुख्य कर्म क्या है? वसुधाम है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, माहेश्वर सूत्रों के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार झस्त प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण परिगणित किए जाते हैं? यहाँ पर झस्त प्रत्याहार के अंतर्गत आपको बताना है झ भ ग ढ़ ध वर्गों के चतुर्थ वर्ण, ज ब ग ढ़ द यानी वर्गों के तृतीय वर्ण, ख फ छठत यानी वर्गों के द्वितीय वर्ण, या फिर स श श ह उष्म वर्ण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, जब घड़त, है ना, वर्गों के चतुर्थ वर्ण, है ना। माहेश्वर सूत्रों में झबऊ सूत्र 8 के झ से लेकर घड़धस सूत्र के इत संज्ञक सा तक के वर्ण झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रत्याहार बनाने के नियमानुसार अंतिम इत संज्ञक वर्ण जैसे या और सा को छोड़ दिया जाता है, अतः इसमें प्रत्येक वर्ग के चतुर्थ वर्ण झ भ ग ढ़ और ध आते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि माहेश्वर सूत्रों के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण गिने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन से गिने जाते हैं? झ भ घ ढ़ और ध वर्गों के चतुर्थ वर्ण गिने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हरि वैकुंठम उपवसति वाक्य में आधार वैकुंठ की अधिकरण संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा किस विशिष्ट सूत्र द्वारा सिद्ध होती है? अकथितम चा, उप अन्वध्यांगवश, अभिता परिता शमिया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, या फिर साधकतम करणम, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, उप अन्वध्यांगवश, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। संस्कृत कारक के सूत्र उप अनुध्यांगवश यानी उप अनु अधि आंग प्लस वश के अनुसार यदि वश यानी रहना या फिर निवास करना धातु के पूर्व उप अनु अधि या फिर आंग उपसर्ग लगा हो तो उसके आधार की अधिकरण संज्ञा या फिर सप्तमी विभक्ति के बजाय कर्म संज्ञा होती है ना। यहाँ उपवस्ती होने के कारण वैकुंठ जो रहने का आधार है कि कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, वैकुंठम, है ना।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। हरि वैकुंठम उपवस्ति वाक्य में आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा किस विशिष्ट सूत्र द्वारा हुई है? तो उप अन्वध्यांगवत सूत्र द्वारा यहाँ पर हुई है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, कृदंत प्रकरण के अनुसार व्याकरणम शब्द की निष्पत्ति में वी और आंग उपसर्ग तथा कृ धातु के साथ किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कि तीन प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, घ्य प्रत्यय या फिर अर्ण प्रत्यय? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ल्यूट प्रत्यय ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। व्याकरणम शब्द की निष्पत्ति उपसर्ग वी प्लस आंग प्लस कृ धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय के योग से होती है। कृदंत प्रकरण में पाणिनि सूत्र युवोर नाको के अनुसार ल्यूट प्रत्यय के यू भाग को अन आदेश हो जाता है। नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति में यहाँ व्याकरणम रूप धारण करता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपसे प्रत्यय पूछा गया था, तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ? यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पाणिनि सूत्रों पचो व और चोकू के विशिष्ट अनुप्रयोग से पच यानी पकाना धातु में भूतकालिक कत या फिर निष्ठा प्रत्यय लगने पर कौन सा शुद्ध रूप सिद्ध होता है? पचिता, पकवा, पकता या फिर पचता? यहाँ पर शुद्ध रूप आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पकवा, है ना। पच यानी पकाना धातु में भूतकालिक कत प्रत्यय लगने पर सामान्य नियम से पचिता बनना चाहिए, परंतु पचोवा सूत्र से ता के स्थान पर वा हो जाता है। क्या हो जाता है? ता के स्थान पर वा हो जाता है। तत्पश्चात यानी उसके पश्चात चोकू सूत्र से चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग का का हो जाता है, जिसमें शुद्ध रूप पक्व सिद्ध होता है। इसका अर्थ है पकाया हुआ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्र धातो कर्मणा समान कर्त कादिच्छाया वा के अनुसार किसी कार्य को करने की प्रबल इच्छा प्रकट करने के अर्थ में धातु से कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? क्यप प्रत्यय, यंग प्रत्यय, सन प्रत्यय या फिर अनियर प्रत्यय? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सन प्रत्यय, है ना। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्र धातो कर्मणा समान कर्त कादिच्छाया वा के अनुसार जब कर्ता अपनी ही किसी क्रिया को करने की इच्छा या फिर डिजायर प्रकट करता है तो मूल धातु के साथ सन प्रत्यय का विधान होता है। इससे बनने वाले रूप सन्नत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सन्नत कहलाते हैं। जैसे पपठी सती, वहाँ पढ़ने की इच्छा करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आई, ऊणा और लण इन दो प्रारंभिक माहेश्वर सूत्रों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि एक इत संज्ञक वर्ण 14 सूत्रों में 2 बार आया है। वहाँ वर्ण कौन सा है? इत संज्ञक वर्ण जो 2 बार आया है 14 सूत्रों में, वहाँ कौन सा? यहाँ आपको बताना है, ला वर्ण, णा वर्ण, सा वर्ण या फिर का वर्ण? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, णा वर्ण, है ना। माहेश्वर सूत्रों में ना एक ऐसा इत संज्ञक या फिर हलंत वर्ण है जो पूरे 14 सूत्रों में 2 बार प्रयुक्त हुआ है। कितनी बार? 2 बार प्रयुक्त हुआ है। प्रथम सूत्र कौन सा है हमारा? आई ऊणा, यानी इसके जो अंत में, और षष्ठ सूत्र लण के अंत में इसका प्रयोग विभिन्न प्रत्याहारों अण इण आदि की सिद्धि के लिए पाणिनि व्याकरण में अत्यंत वैज्ञानिक रीति से किया गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रशिखरे यशसा इस विग्रह के आधार पर चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तत्पुरुष समास, व्याधिकरण बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्याधिकरण बहुब्रीहि समास, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चंद्रशेखरा शब्द का समास विग्रह क्या है? चंद्रा शिखरे यशसा, चंद्रमा है शिखर या मस्तक पर जिसके वहाँ कौन है, या अन्य पद प्रधान समास है जो भगवान शिव का बोध करा रहा है ना। चूंकि विग्रह में दोनों पदों चंद्रा और शिखरे की विभक्तियाँ अलग अलग है। प्रथमा जो हमारा चंद्रा उसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है, और शिखरे में हो जाएगी हमारी सप्तमी विभक्ति, अतः यहाँ व्याधिकरण बहुब्रीहि समास है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत साहित्य के गौरवशाली इतिहास में मालव देश की राजकुमारी मालविका और शुंगवंशी राजा अग्निमित्र के प्रेम का वर्णन करने वाले मालविका अग्निमित्रम नाटक के रचयिता कौन है?
यहाँ पर जो हमारी मालविका अग्निमित्रम नाटक है उसके रचिता आपको बताना है कौन है। महाकवि भवभूति, महाकवि भास, या फिर महाकवि कालिदास, या फिर महाकवि माघ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, महाकवि कालिदास, है ना। मालविका अग्निमित्रम संस्कृत साहित्य के महान नाटककार महाकवि कालिदास द्वारा रचित 5 अंकों का एक अति प्रसिद्ध नाटक है ना। इसमें शुंग वंश के प्रतापी राजा अग्निमित्र और मालव देश की सुंदरी मालविका की प्रेम कथा और राजनीतिक घटनाक्रम का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपको मालविका अग्निमित्रम के नाटक के रचयिता आपको बताना था, तो कौन है हमारे महाकवि कालिदास जी इसके रचयिता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो पोर्शन है हमारा वहाँ इंग्लिश का स्टार्ट होता है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इंग्लिश का जो प्रथम प्रश्न है हमारा, यानी अगला प्रश्न है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस द टीचर सेड इफ आई हैड द मनी आई कुड बाय द कार। यहाँ पर क्या आपको बताना है, यहाँ पर दिए गए वाक्य का सही अप्रत्यक्ष कथन आपको चुनना है। द टीचर सेड इफ आई हैड द मनी आई कुड बाय द कार, यानी शिक्षक ने कहा अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीद सकता था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से सही ऑप्शन को आपको चुनना है, अप्रत्यक्ष कथन आपको चुनना है। द टीचर सेड दैट इफ ही हैड मनी ही कुड बाय द कार, यानी शिक्षक ने कहा कि अगर आपके पास पैसा होता तो वहाँ कार खरीद सकता था, है ना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, द टीचर सेड दैट इफ ही हैज़ द मनी ही कैन बाय द कार, यानी शिक्षक ने कहा कि अगर उसके पास पैसा है तो वहाँ कार खरीद सकता है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, द टीचर सेड दैट इफ ही हैड द मनी ही कुड हैव बाउट द कार, यानी शिक्षक ने कहा कि अगर उसके पास पैसा रहा होता तो वहाँ कार खरीद चुका होता। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, द टीचर सेज दैट इफ ही हैड मनी ही कुड बाय द कार, यानी शिक्षक कहता है कि अगर उसके पास पैसा होता तो वहाँ कार खरीद सकता था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्या होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। द टीचर सेड दैट इफ ही हैड द मनी ही कुड हैव बाउट द कार, यानी शिक्षक ने कहा कि अगर उसके पास पैसा रहा होता तो वहाँ कार खरीद चुका होता। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना था, यहाँ पर आपको बताना था, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना था कि दिए गए वाक्य का सही अप्रत्यक्ष कथन आपको यहाँ पर बताना था। जो हमारे पास दिया गया था, द टीचर सेड इफ आई हैड द मनी आई कुड बाय द कार, यानी अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीद सकता था। इसका जो अप्रत्यक्ष कथन है वह कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। द टीचर सेड दैट इफ ही हैड द मनी ही कुड हैव बाउट द कार, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पैसिव वॉइस फॉर द गिवन एक्टिव सेंटेंस नेवर टेल अ लाई। दिए गए सक्रिय वाक्य के लिए सही निष्क्रिय रूप चुने, कभी झूठ मत बोलो, है ना। नेवर टेल अ लाई, इसका क्या चुनना है आपको, सही निष्क्रिय रूप आपको चुनना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अ लाई इज नेवर टोल्ड बाय यू, यानी इसका अर्थ क्या होता है, आपके द्वारा कभी झूठ नहीं बोला जाता। लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, यानी कभी झूठ कभी ना बोला जाए। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, यू आर ऑर्डर्ड टू नेवर टेल अ लाई, यानी आपको कभी झूठ ना बोलने का आदेश दिया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा, अ लाई शुड नॉट बी टोल्ड ईवन, यानी झूठ कभी नहीं बोला जाना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, है ना, यानी झूठ कभी ना बोला जाए। इसका निष्क्रिय रूप क्या होगा, नेवर टेल अ लाई का जो निष्क्रिय रूप है वहाँ क्या होगा, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड अलास आई एम अनडन, है ना। यहाँ पर क्या करना है आपको, सही अप्रत्यक्ष कथन को पहचानना है। उसने कहा, यानी सी सेड उसने कहा हाय मैं बर्बाद हो गया, अलास हाय आई एम अनडन, है ना।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है, यानी अप्रत्यक्ष कथन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, शी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट शी वाज अनडन, यानी क्या होता है इसका अर्थ, उसने दुख के साथ उद्घोष किया कि वह बर्बाद हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, सी सेड विथ सोरो दैट सी इज अनडन, है ना, उसने दुख के साथ कहा कि वह बर्बाद है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, सी एक्सक्लामेड विथ जॉय दैट सी वाज अनडन, उसने खुशी के साथ उद्घोष किया कि वह बर्बाद हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, सी अस्केड इफ सी वाज अनडन, यानी उसने पूछा कि क्या वहाँ बर्बाद हो गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, है ना। सी एक्सक्लामेड विथ सोरो डेट सी वाज अनडन, यानी इसका अर्थ क्या होता है, उसने दुख के साथ उद्घोष किया कि वहाँ बर्बाद हो गई थी, है ना। जो हमारा दे रखा था, सी सेड अलाज आई एम अनडन, इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच वहाँ क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विथ द एप्रोप्राइट वर्ड अप्लाइंग द रूल ऑफ इन्वर्सन, यानी क्या करना है आपको, व्युत्क्रम के नियम को लागू करते हुए उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर करना है। हार्डली रिक्त स्थान द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, इसका मतलब क्या होता है, मुश्किल से रिक्त स्थान स्टेशन जब ट्रेन चली गई। यहाँ पर जो रिक्त स्थान दे रखा है इसको आपको फिल करना है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आई हैड रीचेड, यानी मैं पहुँचा था। डिड आई रिच्ड, क्या मैं पहुँचा। हैड आई रिच्ड, मैं पहुँचा ही था, या फिर आई रिच्ड, मैं पहुँचा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हैड आई रीचेड, है ना। क्या आएगा, हैड आई रीचेड, यानी मैं पहुँचा ही था, है ना, मैं पहुँचा ही था स्टेशन जब ट्रेन चली गई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम ही इज ट्राइंग टू बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ चुने, है ना। वहाँ हवा में महल बनाने की कोशिश कर रहा है ना। ही इज़ ट्राइंग टू बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, वहाँ क्या कर रहा है, वहाँ हवा में महल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका क्या करना है आपको, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ आपको चुनना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन है क्या हमारा, कंस्ट्रक्टिंग टॉल बिल्डिंग, यानी एक ऊंची इमारत का निर्माण करना। क्रिएटिंग विजनरी स्कीम्स दैट आर इम्प्रैक्टिकल, यानी ऐसी काल्पनिक योजनाएं बनाना जो अव्यावहारिक हो। वर्किंग वेरी हार्ड टू अचीव गोल्स, यानी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करना। या फिर फ्लाइंग इन एन एयरप्लेन, यानी हवाई जहाज में उड़ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्रिएटिंग विजनरी स्कीम्स दैट आर इम्प्रैक्टिकल, है ना, यानी ऐसी काल्पनिक योजनाएं बनाना जो अव्यावहारिक हो, है ना। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली चेंज द रिपोर्टिंग ऑफ अ यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी यहाँ पर क्या करना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सार्वभौमिक सत्य की रिपोर्टिंग को सही ढंग से बदलता है। द टीचर सेड, यानी शिक्षक ने कहा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्वेड अराउंड द सन, द यानी क्या होता है इसका अर्थ, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्वेड अराउंड द सन, यानी शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द टीचर टोल्ड दैट अर्थ रिवॉल्वेड अराउंड द सन, यानी शिक्षक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी। द टीचर सेज दैट द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यानी शिक्षक कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना।
द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एप्रिसिटी। यहाँ पर आपको बताना है आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एप्रिसिटी, यानी एप्रिसिटी शब्द के सही शब्द भेद पार्ट ऑफ स्पीच को पहचाने। यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच को आपको पहचानना है कि यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है यानी क्या है, विशेषण है, वर्ब है यानी क्रिया है, एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण है, या फिर नाउन है यानी संज्ञा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ एक नाउन है यानी यहाँ एक संज्ञा है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। एप्रिसिटी शब्द क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यहाँ एक नाउन है। एप्रिसिटी क्या है, नाउन है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चूज द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स। यहाँ पर आपको बताना है चूज द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स, यानी इसके लिए सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प चुने वहाँ जिसके पास कई प्रतिभाएं हो। जिसके पास कई प्रतिभाएं हो उसे क्या कह सकते हैं, वर्सेटाइल, वर्सेटाइल यानी बहुमुखी, है ना। प्रोडिजी यानी विलक्षण प्रतिभा, या फिर एक्सेप्शनल यानी असाधारण, या फिर डेक्सटेरस यानी शारीरिक या हस्त कौशल में निपुण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। वर्सेटाइल हम बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, वर्सेटाइल यानी बहुमुखी, है ना। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, चूज द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट्स, है ना। वहाँ जिसके पास कई प्रतिभाएं हो उसको क्या बोल सकते हैं हम, वर्सटाइल बोल सकते हैं ना, यानी उसे बहुमुखी हम बोल सकते हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म हु रोट दिस ब्यूटीफुल पोयम, यानी सही निष्क्रिय रूप यहाँ पर आपको चुनना है, पैसिव फॉर्म आपको चुनना है। यह सुंदर कविता किसने लिखी, इसका पैसिव फॉर्म आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, बाय हुम वाज द ब्यूटीफुल पोयम रिटन, यानी यह सुंदर कविता किसके द्वारा लिखी गई थी। बाय हु वाज दिस ब्यूटीफुल पोयम रिटन, यानी यह सुंदर कविता किसके द्वारा लिखी गई थी। यहाँ व्याकरणिक अशुद्धि है। हु वाज रिटन दिस ब्यूटीफुल पोयम बाय, यानी यह सुंदर कविता किसके द्वारा लिखी गई थी। अनुचित संरचना है यहाँ पर, दिस ब्यूटीफुल पोयम वाज रिटन बाय हुम, यह सुंदर कविता किसके द्वारा लिखी गई थी। यहाँ प्रश्नवाचक संरचना का अभाव है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, बाय हुम वाज दिस ब्यूटीफुल पोयम रिटन, यानी यह सुंदर कविता किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका जो सही पैसिव फॉर्म होगा या फिर निष्क्रिय रूप होगा वहाँ क्या होगा, बाय हुम वाज दिस ब्यूटीफुल पोयम रिटन, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रपोजिशन। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको सही पूर्व सर्ग या फिर प्रपोजिशन से, सही प्रपोजिशन से रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है ना। ही हैज़ बीन वेटिंग हेयर रिक्त स्थान मॉर्निंग, है ना। यहाँ पर क्या दिया गया है, इसका अर्थ क्या है, वहाँ यहाँ सुबह प्रतीक्षा, सुबह रिक्त स्थान प्रतीक्षा कर रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। फॉर्म, यहाँ पर क्या आएगा, फॉर्म यानी से, फॉर यानी के लिए, सिंस यानी से या फिर निश्चित समय बिंदु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर बाय यानी क्या होता है, तकिया द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, सिंस। ही हैज़ बिन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, वहाँ यह सुबह से प्रतीक्षा कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।